हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई जारी होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मुझसे हो रही है मैं हेल्प करती हूँ आपकी, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो जितनी भी हेल्प मुझसे हो सकती है कि ये आपके काम आए। तो उसी में स्टूडेंट्स ये एक और हिस्सा मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं आज एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि 10 नंबर वाला है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि एवं विकास में अंतर। बच्चे की जो वृद्धि है और विकास है उसके बारे में हम जानेंगे, और वृद्धि को भी एक्सप्लेन करेंगे और विकास के बारे में भी हम अलग अलग रूप से जानेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। वृद्धि एवं विकास की परिभाषा दीजिए। वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी जो हैं ये उन्हीं से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए आप अच्छे से समझिएगा। तो पहला हमारा जो है, हम वृद्धि की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वृद्धि क्या होती है। और वृद्धि तथा विकास शब्दों के प्रयोग एक दूसरे के लिए अंतर्बदल रूप में कर लिए जाते हैं, और परंतु अवधारणा के स्तर पर ये परस्पर भिन्न है। तो वो उन्होंने हमसे कहा है कि वृद्धि और विकास शब्दों का जो प्रयोग है वो एक दूसरे के अंतर्बदल जो है उसके रूप में कर लिया जाता है, वृद्धि और विकास। और जाहिर है कि बच्चे के वृद्धि और विकास के जो विषय में हमेशा ही डॉक्टर से बात की जाती है, और कभी उसकी वृद्धि रुकती है तो कभी उसे उसके विकास में जो अड़चनें हैं वो आती हैं, और ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो ये एक दूसरे के अंतर्बदल में के रूप में बदल बदल कर सामने आते हैं। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति में होने वाले परिणाम और परिमाणात्मक परिवर्तनों को इंगित करता है। तो देखिए, वृद्धि जो है इंसान के शरीर के बारे में कहा गया है। इंसान का शरीर कैसे बढ़ता है, उसमें कैसे वृद्धि होती है। तो यहाँ पे वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति में होने वाले परिणाम और परिमाणात्मक परिवर्तनों को इंगित करता है। तो यहाँ पे इंगित क्या है स्टूडेंट्स, ये इंगित से अभिप्राय है संकेत। जो है संकेत, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपको उलझाने के लिए ये जो संस्कृत हिंदी के वर्ड हैं वो यूज़ कर दिए जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यदि नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि इंगित जो है वो उन्होंने कहा है कि परिमाणात्मक परिवर्तनों की तरफ संकेत करता है, परिवर्तनों को इंगित करता है। तो ये दोनों शब्द एक ही हैं, परिवर्तनों की तरफ संकेत करता है। आयु बढ़ने के साथ आकार, लंबाई, भार और आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसका आकार, लंबाई, नाक, नक्श जैसे बचपन का मोटापा, बाल और दांत टूटते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीय विशेषताएं के प्रकट होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। द्वितीय विशेषताओं का मतलब है दूसरी जो होने वाली विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। विशेषताओं के प्रकट होने की प्रक्रिया जो आरंभ होती है, इसी प्रकार पूरे व्यक्तित्व में सभी अंगों में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो पहले जैसे मैंने आपसे सवाल आपके लिए लेकर के आई थी, तो उनके हिसाब से ही ये बहुत ही आसान वर्डिंग जो है, जो वर्ड एक्सप्लेन करने वाला है वो मैं आपसे एक्सप्लेन करके बताऊंगी स्टूडेंट्स। तो जाहिर है कि बाकी के जो वर्ड्स हैं आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। शैशवकाल और बाल्यकाल में बालक का शरीर क्रमिक रूप से आकार, लंबाई और भार ग्रहण करता चलता है। तो यहाँ पे शैशवकाल और बाल्यकाल जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। भार ग्रहण करने लगता है, तो वृद्धि शब्द का प्रयोग ऐसे ही परिवर्तनों को विशिष्ट करने के लिए समझना चाहिए। आयु के साथ संपूर्ण शरीर
उसके विभिन्न अंगों, आकार एवं भार में होने वाले परिवर्तन वृद्धि में अंतर्निहित हैं। तो यहाँ पे जो अंतर्निहित हैं, इसके क्या अभिप्राय है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सहज ही, आम ही होने वाले परिवर्तन हैं। तो जैसे पहले मैंने आपसे बताया है कि आपको उलझाने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आम होने वाले परिवर्तन जो हैं वृद्धि में, आम ही होने वाले, आम ही देखे जाते हैं, आम तौर पर ही। तो इसके लिए मीनिंग यही रहेगा। इस प्रकार वृद्धि शारीरिक क्षेत्र में होने वाली बढ़ोतरी को निर्देशित करती है। शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली वृद्धि का दर एक समान नहीं होता। विभिन्न अंगों के बदले में उनके बढ़ने की गति अलग अलग होती है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वृद्धि और इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है क्या कि वृद्धि क्या होती है। तो आगे है हमारा विकास। मानव में होने वाले आयु के साथ साथ की परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मानव में होने वाले आयु के साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं और उसके साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होने लगते हैं। विकास शब्द का अर्थ इसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तनों से समझा जाना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि विकास का शब्द जो है, शब्द का अर्थ इसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तनों से समझना चाहिए। ये भी विकास ही होते हैं उम्र के साथ साथ। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आयु बढ़ती है तो जो वयस्क है या बच्चे हैं उनका विकास भी बढ़ता है। व्यक्ति में क्रम बुद्धि रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे और उलझाने वाले वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। व्यक्ति में कम वृद्धि रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन से क्या मतलब है स्टूडेंट्स हमारा? सुसंगत से मतलब है संबंधित परिवर्तनों की। उन्होंने कहा कि क्रम वृद्धि रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की जो यहाँ पे बताया गया है, होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। तो सुसंगत जो है उसके संबंधित हम मीनिंग उसका लेंगे। और यहाँ पे श्रृंखला भी आपको उलझाने के लिए यहाँ पे लिया गया है, लेकिन इसमें उलझने की वाली कोई बात नहीं है। देखिए उन्होंने कहा है सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को। क्रमिक क्या हो गया? क्रमिक हो गया क्रम अनुसार जो हम एक चेन बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्रमवार जो 1 2 3 4 जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, उससे छोटा। स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि क्रमवार जो है श्रृंखला क्या होती है? चेन होती है। उन्होंने कहा है कि क्रमवार चेन को विकास कह सकते हैं। इसकी एक चेन बन जाती है। तो चेन तो बन ही गई है ना, जब हमने हर चीज़ को क्रमवार कर दिया है तो उसकी एक चेन बन जाती है। तो श्रृंखला यहाँ पे चेन के रूप में हमसे यहाँ पे कहा गया है। आगे चलते हैं। क्रमिक होना इस बात का संकेत है कि परिवर्तन एक दिशा में हो रहे हैं। यह दिशा पीछे जाने के स्थान पर सदैव आगे की ओर बढ़ती रहती है और हमारी मदद भी करती है। इसलिए वह एक परिपक्वता की तरफ बढ़ती है। क्रमबद्ध तथा सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि व्यक्ति के अंदर अब तक संबंधित जो गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे आने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध हो पाता है। तो यहाँ पे हमने क्रमबद्ध को एक्सप्लेन कर लिया था। सुसंगत क्या है? संबंधित हो गया स्टूडेंट्स। तो इसे आपने याद रखना है। तो एक बात मैं आपसे और कह देती हूँ स्टूडेंट्स, यदि आप ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं भी यूज़ करेंगे ना तो भी आपका क्वेश्चन चलेगा क्या? दौड़ेगा। बस इसकी जो वर्डिंग है वो सही होनी चाहिए आपकी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं, बस आपको लिखना है। लाइंस लिखिए, जितनी लिखेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तन की जो परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन अथवा परिपक्वता अचानक नहीं फूट सकती है। इसका क्रमिक जो सिलसिला है वो बना रहता है।
क्रमवार सिलसिला जो है वो बना रहता है, यही व्यक्ति का विकास है। विकास के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन एक व्यक्ति में जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहिए कि अपने विकास क्रम में व्यक्ति जन्म से लेकर उत्तरोत्तर परिपक्वता को धारण करता जाता है। तो बहुत ही आसान सा पॉइंट था स्टूडेंट्स। आगे हम वृद्धि एवं विकास में अंतर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे वृद्धि एवं विकास में अंतर जो है वो क्या क्या अंतर हैं। तो देखिए, मैंने तालिका के रूप में आपके सामने ये वृद्धि एवं विकास जो हैं वो दिखाए हैं। तालिका ज़रूर लिखिएगा, इसके नंबर आपको स्पेशली मिलेंगे स्टूडेंट्स। तालिका 1.1 है, जो पहले वृद्धि और इस तरफ विकास है। तो चलिए, पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वृद्धि क्या है। वृद्धि विशेष आयु तक चलने की प्रक्रिया है। और यहाँ पे विकास किसको कहते हैं, विकास जन्म से मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया है। और यहाँ पे जो शरीर की वृद्धि होती है स्टूडेंट्स, वो एक आयु की तय सीमा तक ही होती है। और जो विकास है वो मृत्यु तक, जब तक इंसान जीवित रहता है वहाँ तक, तब तक चलने वाली प्रक्रिया उसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, वृद्धि विकास का एक चरण है। और जो विकास है, वृद्धि भी सम्मिलित है, और विकास और वृद्धि भी सम्मिलित है। तो तीसरा पॉइंट है, वृद्धि में परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है। और जो विकास है, विकास में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा शरीर है, जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है तो उसको हम वेट को भी मापते हैं कि कितना हो गया। और जो हमारी जो हाइट होती है उसको भी मापा जाता है कि कितने इंच हमारा कद जो है वो हो गया है। लेकिन यहाँ पे विकास क्या कहता है, विकास कहता है कि जो उनके होने वाले अनुभव हैं उन्हें अनुभव ही किया जा सकता है कि विकास के कितने अनुभव हैं। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। विकास में होने वाला जो एक्सपीरियंस है उसे हम देख सकते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है। उसका जो विकास है उसकी योग्यता या जो एक्सपीरियंस है उसे रखा जाता है। चौथा पॉइंट है, वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है। और जो विकास है, विकास में सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से लिया जा सकता है। तो विकास में क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो है वो परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो पांचवा पॉइंट है, वृद्धि केवल उन्हीं घटकों की होती है जो बालक में जन्म के समय उत्पन्न होती है। और जन्म के समय तो सारा शरीर ही इंसान का होता है, तो वृद्धि भी उसी हिसाब से होती रहती है। तो यहाँ पे विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वृद्धि और विकास में अंतर। तो हमारे यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लेकर के आए हैं, बच्चे 2 शब्दों के वाक्य कब बनाना प्रारंभ करते हैं। इन वाक्यों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो बच्चे होते हैं वो एक शब्द से 2 शब्द, 2 से 3 शब्द कैसे बढ़ाते हैं बोलने में स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उन्होंने हमसे पूछा है कि बच्चे जब 2 शब्द बोलने शुरू करते हैं और उनसे कैसे उनका एक शब्द के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कैसे एक वाक्य के रूप में वो बदल जाता है। और इन वाक्यों की विशेषता का हमें वर्णन करना है। तो चलिए, बच्चे अधिकतर शब्द के उच्चारण के बाद कई शब्द और जोड़ देते हैं। उनका शब्द भंडार भरने की गति काफ़ी तेज़ होती है और उनके पहले शब्द ज़्यादातर उन व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम होते हैं जो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो जाहिर है स्टूडेंट्स, जैसे एक बच्चे के लिए गेम है तो वो उसको बोलना नहीं आता, लेकिन उसके लिए वो अलग अलग शब्द बोलता रहता है और धीरे धीरे उसके लिए वाक्य बनाने लगता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो वस्तु उसके अधिक प्रिय है उसी के बारे में वो बोलता है और अपनी भाषा की तरफ बढ़ता है। आमतौर पर बच्चे सबसे पहले अम्मा, मामा, पापा, दूधू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो पता ही है कि अम्मा बोलने लगता है, माँ, पा या दा जैसे शब्द बच्चे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरे जन्मदिन तक अधिकांश बच्चों का शब्द भंडार लगभग 300 शब्दों का होता है। यहाँ पे जन्मदिन
से अभिप्राय है कि जैसे बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, जैसे जैसे बच्चे में विकास होता है तो उसका जो यहाँ पे हमें बताया गया है कि शब्द भंडार जो है 300 शब्दों का हो जाता है, एक लड़ी बन जाती है जिससे वो वाक्य बनाने शुरू करता है। तीसरे साल के अंत तक करीब 900 शब्दों का जो है उसका शब्द भंडार बन जाता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वे सारे शब्द बोलते हैं, जैसा कि हर उम्र में होता है। इस उम्र में भी बच्चे जितने शब्द बोलते हैं वे उनसे कहीं अधिक शब्दों को समझने लगते हैं। और बहुत आसान सा सवाल है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चे जब बोलते हैं तो छोटे छोटे वाक्य या शब्दों में कहना चाहते हैं, वास्तव में वो जो कहना चाहते हैं ये शब्द उनके भंडार में नहीं होता है या फिर बोलना नहीं जानते। अंत बच्चे भावात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं और अंत में बच्चे जब मीनिंग समझने लग जाते हैं तो वो भावात्मक शब्द है जो वो इस्तेमाल करने लगते हैं, जिन्हें माता पिता या पालनकर्ता को बच्चे की ज़रूरत या उसके द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर समझना होता है। उदाहरण के तौर पर जब बालक पी पी कहता है तो हो सकता है कि इस उच्चारण से उसका मतलब है कि उसे खिलौना चाहिए। देखिए यहाँ पे बालक क्या कहता है और पालनकर्ता का यहाँ पे अनुभव या उसकी फीलिंग जो बच्चे के लिए है उसकी भाषा समझने में हमें यहाँ पे बताया गया है कि वो पालनकर्ता उसे कैसे समझता है। तो या उसे खिलौने में मज़ा आ रहा है, वास्तव में वह क्या कहना चाह रहा है, यह स्थिति को समझदार ही समझ सकता है। तो जो पालन करता है उसे ही उसके जो एक्शन वर्ड होते हैं या उसे उसकी फीलिंग्स होती हैं उसको ही पता होता है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अक्सर बच्चे समय शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। वे कभी कभी किसी वस्तु को उसकी आवाज़ को संबंध कर लेते हैं और फिर उस आवाज़ की नकल करके उसे शब्द की तरह प्रयोग करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर बैलगाड़ी के लिए छुक छुक और कुत्ते के लिए भौं भौं। तो इन आवाज़ों को बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो संभव है कि वे कुछ शब्दों का सही उच्चारण न कर पाएँ, क्योंकि कुछ व्यंजनों का उच्चारण करके उनके लिए कठिन होता है, उच्चारण करना जो है उनके लिए कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे बाजू को लाजू कहते हैं या बाबू भी कहते हैं। उन्हें व्यंजन र का उच्चारण जो है मुश्किल लगता है। उनकी जगह वे बेल व्यंजन का प्रयोग करते हैं। 18 से 24 महीने के बीच बच्चे पहले 2 शाब्दिक वाक्य बनाने लगते हैं। यह भाषा अर्जित की अगली अवस्था है। उदाहरण रोटी दो, बस गई। जबकि ये 2 शाब्दिक वाक्य एक शब्द की वाक्य से अधिक स्पष्ट होते हैं। फिर भी इनका जो पूर्ण रूप से समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि बच्चे ने किस संदर्भ में वाक्य बोला। आम से होने वाली बातें हैं स्टूडेंट्स, सारे घरों में होती हैं, इनमें से कोई भी जटिलता नहीं है, बहुत आसान है। भाषाएं जो है भाषाई विकास में 2 शाब्दिक वाक्यों की अवस्था जो सर्वसामान्य होती है। इन भाषाओं में प्रत्येक वाक्य जो है प्रत्येक वातक चाहे वह कोई भी हो इसी उम्र में इस तरह के 2 शाब्दिक वाक्य से बोलता है। ऐसा नहीं है कि यह भाषा शब्दों का केवल एक यादृच्छिक जोड़ है। बच्चे 2 शाब्दिक जो है वाक्य कुछ नियमों के अनुसार बनाते हैं। इन 2 शाब्दिक वाक्यों की विशेषता यह है कि यह छोटे और सरल होते हैं और बच्चे इनका गठन करते समय केवल ज़रूरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों का शब्दों का उच्चारण व्याकरण के हिसाब से नहीं होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, शाब्दिक वाक्य में यह इन 2 शाब्दिक वाक्य में यह बोलना मम्मी और कम चप्पल के जो बीच संबंध बना रहता है। इसी तरह एक अन्य वाक्य 3
जिਵੇਂ जैसे नीना दूधू से तात्पर्य है नीना दूधू पी रही है, जो कि नीना करता है, और जो दूध है वो क्रम के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे व्याकरण है स्टूडेंट्स, व्याकरण के हिसाब से जो बच्चा है वो नहीं बोलता है, वो सीधा ही अपनी बोली बोलने लगता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो यहाँ तक मैंने आपको समझाया है, ये रोज़मर्रा में होने वाले जो शाब्दिक अर्थ हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ भी हमसे छुपा हुआ इनमें से नहीं है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। इस उम्र में बच्चे वस्तुओं के गुणों के बारे में बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग भी शुरू कर देते हैं। और हमारे जो हमने लाल कार, गर्म पानी, बड़ा पेड़ जैसे वाक्य अक्सर बच्चों के लिए मुख से सुने होंगे। बोलते समय बच्चे अपनी ध्वनि और लय में भी बदलाव लाते हैं। ध्वनि जैसे शब्दों को एक लय में बोलना, उनमें बदलाव लाते हैं। तो जाहिर है स्टूडेंट्स, समय के साथ साथ वृद्धि और विकास में बदलाव आते ही रहते हैं। इससे हमें उनके वाक्य समझने में आसानी हो जाती है। जब बच्चे ज़ोर देकर और चाय खिलौना दो या फिर और नहीं खाना जैसे दो शाब्दिक वाक्य कहते हैं, तो हम उनके अनुरोध और इनकार को समझने में गलती नहीं कर सकते। वाक्य के अंत में सुर का जो बढ़ाव है, अर्थात सुर परिवर्तन प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं। कहाँ पापा और वो क्या। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बच्चों के इन प्रारंभिक दो शाब्दिक उच्चारणों में व्याकरण के नियमों का उद्गम होता है। उद्गम जैसे ऐसे उच्चारणों में उनकी शुरुआत होती है। हिंदी भाषा सीखने वाले बच्चे अंग्रेज़ी भाषा बोलने वाले बच्चों की तुलना में 3 और 3 से अधिक शब्दों वाले वाक्य जल्दी बनाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। धीरे धीरे बच्चों को वाक्य की लंबाई बढ़ती जाती है और वाक्य अपेक्षाकृत अधिक जटिल और स्पष्ट होते जाते हैं। और जब हम इन बच्चों को समझने लगते हैं तो यहाँ पे बच्चों के वाक्य की व्याख्या बिना संदर्भ के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपेक्षाकृत स्टूडेंट्स होता है कि वाक्य अपेक्षाकृत जैसे हमें किसी भी चीज़ में अपेक्षा हो या कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, तो उसी प्रकार से हमें कहा गया कि अधिक जटिल, मुश्किल और स्पष्ट होते जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बोलते हैं तो उनकी स्पष्टता भी बढ़ती जाती है और मुश्किल होती जाती है। वाक्यों की व्याख्या बिना संदर्भ के भी कर सकते हैं, अतः अब हमारे लिए उनकी भाषा को समझना और भी आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये जो भाषा वाला स्टूडेंट्स, भाषा और वृद्धि एवं विकास के 2 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए। और बोलते समय यदि मेरे से कोई गलती भी हो जाए स्टूडेंट्स, तो मैं सॉरी फील करती हूँ आप सबके सामने। तो स्टूडेंट्स, मैं इसी प्रकार आगे आपके लिए जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस लेकर के आऊँगी। जैसे 4 नंबर वाले हो गए और 5 नंबर वाले स्टूडेंट्स हो गए, उन क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आऊँगी, आपको उनमें भी हेल्प मिलेगी। तो तब तक मुझे लीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ स्टूडेंट्स। थैंक यू।